मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। अ, आज मैं दिन भर थोड़ा बिजी था और अभी शाम को ही घर लौटा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ बात तो हो जानी चाहिए। रोज़ाना का एक क्रम है और 9 बजे कुछ लोग जो है बातचीत में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक पोस्ट कर दी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आपके कोई सवाल होंगे तो उन पर अपन चर्चा कर लेंगे। परंतु सवाल के नाम पर शायद एक आध कमेंट आया, दिनेश जी नाम करके, गोयल नाम करके, तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ रोज़ इतना करते हो, एक आध दिन फ्री भी रेस्ट भी कर लेनी चाहिए और घर वालों को भी थोड़ा समय मिल जाए। बात उनकी अच्छी है। आज वैसे 5 बजे जो सामाजिक विज्ञान का सेशन लेता हूँ डेली, वो मेरा आज का टल गया। वो थोड़ी सी रेस्ट तो मिल ही गई। अब इनके हिसाब से और कोई सवाल उस पर आया नहीं, तो चर्चा का तो कोई वैसे दिख नहीं रहा है। तो पुराने सवालों में से एक सवाल मैंने सोचा अब ले लेते हैं। ओशो के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। कई बार ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है कि ओशो कौन, क्या, कहाँ का रहने वाला, जो भी है परिचय उनके बारे में चाहते हैं कुछ लोग। तो उनके लिए मैं बता दूं सिलसिलेवार थोड़ा। ओशो का एक नाम रजनीश मोहन चंद्र है। आचार्य रजनीश के नाम से भी वो लंबे समय तक भारत में प्रसिद्ध रहे। फिर उनका नाम चला भगवान रजनीश, और अब उनको उनके जाने के बाद लगभग उनका नया नाम जो चल रहा है वो ओशो। ये इंटरनेशनल नाम है, दुनिया भर में उनको ओशो के नाम से जानते हैं वो। हालांकि उनके जीते जी ये नाम नहीं के बराबर था, और कुछ लोगों को जानकारी भी होगी कि अमेरिका में उनके दूसरे नाम रजनीश नाम से एक नगर था, रजनीशपुरम, एक अमेरिका का कॉरपोरेटेड सिटी था। उनके नाम से रजनी, वहाँ केवल उनके सन्यासी रहते थे। और उन्होंने कहा कि ये ईसाईयत यहाँ पर जैसे उन्होंने हिंदुओं के पाखंड अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया, ठीक उन्होंने अमेरिका जाने के बाद, अमेरिका में उनके शिष्य वहाँ ले गए थे उनको, और उस समय दुनिया भर में, उस समय पूरी दुनिया में उनके शिष्य थे, आज भी है। उस समय वो जिंदा थे, और कई उनके विदेशी शिष्यों ने कहा कि आप कहते हैं कि धर्म की संभावना, जब समृद्ध कोई सभ्यता होती है तो वहाँ आध्यात्म की संभावनाएं बढ़ती है। जब भारत कभी समृद्ध था तो आध्यात्म की संभावनाएं यहाँ ज़्यादा थी। तो अमेरिका अभी सबसे ज़्यादा समृद्ध है, तो अमेरिका में अध्यात्म की संभावनाएं ज़्यादा है, तो आपको अमेरिका चलना चाहिए। और ओशो के शिष्यों ने वहाँ पर एक 64,000 एकड़ ज़मीन एलॉट करवा दी इसके लिए। वहाँ वो रजनीशपुरम नाम का नगर बसा। वहाँ जाके उन्होंने पोप और ईसाईयत और पादरी, ईसाई धर्म पर करारा प्रहार किया। यूरोप के सारे देश, अमेरिका तिलमिला उठे उनकी बातों से, पूरी ईसाईयत तिलमिला उठी। इस प्रकार उनका, और उन्होंने कहा कि तो गरीब देशों में, अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया जैसे देशों में जाकर गरीबों को कुछ रुपये देते हो, कुछ मकान बनाते हो, कुछ रोटी के टुकड़े देते हो और धर्म परिवर्तित करवाते हो लोगों से। मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, और प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं। दुनिया के जाने माने इंजीनियर, डॉक्टर, लेखक, विद्वान मेरे पास अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ। और तुम जो है वहाँ लोगों को, बेचारे जो गरीब है, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनको ईसाईयत में बदलने की कोशिश करते हो। तो इस प्रकार उनकी खूब बखिया उधेड़ी उन्होंने। और यहाँ रहे तो, इंडिया में रहे तो, हिंदू धर्म के जो पाखंड और अंधविश्वास थे उन पर उन्होंने करारा प्रहार किया। हालांकि एक संभ्रांत परिवार से जन्मे थे। एक वो कहते थे कि उनका जो परिवार था, गाडरवाड़ा नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, और वो ननिहाल में नानी के पास रहे थे।
तो उनकी नानी बहुत रईस थी, उस गांव की सेठानी थी। वो जैन घर में उनका जन्म है, तो वाणिज्य व्यापार का उनका छोटा मोटा गांव में धंधा था। तो गांव में वो कहते थे कि मेरी नानी का मकान हवेली के नाम से जाना जाता था, वही एक पक्का और बड़ा मकान था। और वो भोपाल की महारानी के इलाके में आता था। भोपाल की जो बेगम थी उसके, वो महारानी थी, वहाँ की शासक थी, तो उसके इलाके में आता था। और भोपाल की महारानी जब उस इलाके में, उस दूर दराज के इलाके में, उन गाँवों में जाती, तो मेरी नानी के घर पे मेहमान रहती थी। उनकी नानी के घर पे वो मेहमान हुआ करती थी। इस हिसाब से उनका परिवार एक देखा जाए तो काफ़ी ठीक स्टेटस वाला परिवार था। उनकी नानी ने उनको खूब बिगड़ा, खुला छोड़ दिया पूरा। नानी ने गांव के लोगों से कह रखा था कि अगर कोई बदमाशी करता है, किसी का नुकसान करता है, तो आप इससे दुगुना चौगुना मेरे से ले सकते हो, परंतु मेरे राजा को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसका लाड का दोहिता था, तो उसने बहुत बिगाड़ दिया उसको। यहाँ तक की स्थिति आ गई कि लोग कोई हमला भी कर सकते हैं, ऐसी हालत हो गई। क्योंकि वो तो कई तरह की कुव्वतें करके आता था गांव में, चाहे जैसी कर लेता था। तो नानी ने अपना एक नौकर था भूरा नाम करके, भूरा अंग्रेज टाइप ही था, वो गोरा रंग का था, इसलिए उसका नाम भूरा था। भूरा को नानी ने एक बंदूक दे दी और एक घोड़ी दे दी। बोले कि ये राजा जाता है इधर कहीं, वो नदी में कई जगह घूमने जाता था इधर उधर, तो तू थोड़ा पीछे रह कर आकर और ध्यान रखा कर। अगर इस पर कोई खतरा आ जाता है तो ये बंदूक मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगला आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर इस पर कोई खतरा पैदा हो तो इस बात की रखवाली तेरी ड्यूटी है। बुरा को ये ड्यूटी दे दी। तो वो जैन परिवार था, अहिंसा में विश्वास करते थे। तो नाना बोले कि बुरा एक काम करना। नानी ने नाना की तरफ कड़क कर देखा, क्या करना? कि यही है कि अगर कुछ होता है तो हवाई फायर कर देना। नाना ये कहना चाहते थे, क्यों वो जैन साधुओं के सत्संग में रहते थे तो जीव तो छोटा बड़ा मारना भी मुश्किल है। नानी ने कहा, बुरा ये इनकी अहिंसा पड़ी रह जाएगी, अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो मैं हवाई फायर नहीं करती हूँ और मैं निशाना चूकने वाली नहीं हूँ, तेरी छाती में गोली लगेगी, ध्यान रख लेना, तेरे को जिम्मा दे रखा है रखवाली का। और उनको कहा कि आपकी अहिंसा वहाँ पड़ी रहने दो जैन मुनियों के पास, मतलब इतना ही हूँ। और जैन मुनियों के पास लेके गए ओशो को नाना एक दो बार। तो नाना ने कहा इनके पैर छुओ। ओशो ने उनकी तरफ देख कर, पैर छुए जैसे थे, ये छूने जैसे थे ये है ही नहीं, इनके क्या पैर छूँ? ये मेरा पैर छूने चाहे तो मैं छूने नहीं दूँ इनको। इस प्रकार के लोग हैं ये, क्या कैसे साधु है? ये तो बहुत चालबाज लोग हैं, बहुत चालाक है। बोलो ओशो यूँ सीधी भाषा में बात करते थे। और तो साधुओं ने देखा कि बच्चा है, समझता नहीं है, तो बात की तो साधुओं को जब छोटे छोटे सवाल पूछे तो साधुओं की हालत खराब। बोले क्यों ये बीच में फंस जाता? तो साधु तो फिर गांव में आने से कतराने लग गए, डरने लगे कि इस गांव में जाना ही नहीं है। और अगर कोई गांव में किसी भी जैन साधु या हिंदू साधु किसी को भी बुलाना चाहे तो वो शर्त रखते कि वो लड़का नहीं आना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो लड़का पता नहीं कैसे प्रश्न कर लेता है और फिर जवाब दे तो वो जवाबों में ही उसके तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें हमारे जवाबों में फंस जाते थे वो लोग। जैसे ही वो जवाब देते वैसे ही पकड़े जाते आराम से, क्योंकि जवाब भी बेचारे यूँ ही किताबों में पढ़ के आए थे, जवाब नहीं थे उनके पास। इस प्रकार का मामला था। 7 साल की उम्र में उनके नाना का देहांत हो जाता है। नाना मर गए तो नानी और ये 2 ही आदमी थे घर में। तो नानी ने कहा कि अभी यहाँ इस गांव में रहना तो ठीक नहीं है, राजा के गांव चलते हैं। तो गाडरवाड़ा गांव में नानी आ गई। नानी ने ओशो के परिवार से बहुत दूर एक घर किराए ले लिया और वहाँ रहने लगी और अपने जमाई को कह दिया कि राजा तो मेरे पास रहेगा और मैं यहाँ रहूँगी। तो 9 साल की उम्र हुई तो ओशो के पिता, रजनीश के पिता आए नानी अपनी सास के पास, बोले कि अब इस लड़के को पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाना ठीक। उस समय तो वो उद्दंड हो गया था बहुत ज़्यादा और नदी पे तैरने जाता था, एक बड़े ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाता और यूँ मछली की तरह नदी में पड़ रहता। स्थिति यहाँ तक थी कि वो नदी में कई बार यूँ सो जाता, पड़ जाता
कि विरोध करता ही नहीं, नदी जहाँ ले जाए वहीं जाना है, जैसे तिनका जाता है और दूसरे गांव में जा कर के और वापस बस में बैठ करके आता, इस प्रकार का व्यवहार था। तो नानी ने कहा जमाई जी ऐसा है कि स्कूल में ले जाओगे तो ये स्कूल में तो वैसे बैठने वाला मामला नहीं लग रहा है, कि नहीं अब पढ़ाना तो पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं ले जाओ आप, रहने आपके वहाँ नहीं दूंगी, आएगा स्कूल से वापस सीधा मेरे घर ही आएगा, रहेगा मेरे पास ही, राजा बेटा मेरे पास रहेगा, राजा कहती थी वो। ठीक है, हम बाप पकड़ के ले गए उनको स्कूल। तो कहते हैं कि बाप स्कूल के नज़दीक पहुँचे तो ओशो ने स्कूल को देखा, गौर से देख करके रुक गया कि बोले ये है क्या स्कूल, कि हाँ। तो कि इसकी इतनी बड़ी दीवारें क्यों बनाई गई और ये इतना बड़ा गेट मजबूत, उसको हाथी गेट कहते थे, हाथी द्वार। उस गांव की गाडरवाड़ा की जो स्कूल थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो उस गांव की वो एकमात्र स्कूल थी। तो कहा कि स्कूल तो ये तो कि इसके अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, यूँ इतनी बड़ी दीवारें कर रखी है, ये तो अंदर ये तो जेल है यार, इसके अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा। बाप ने कहा देख बेटा पढ़ना यही स्कूल है, सभी बच्चे पढ़ते हैं गाँव के, तुझे भी पढ़ना तो पड़ेगा, देख पढ़ने की उम्र है तेरी काफ़ी। बोले मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा और कहीं खुली जगह में बैठा हूँ, मुझे इसके अंदर तो नहीं जाऊँगा, बाहर पढ़ा तो कोई पढ़ाना है तो। बाप ने कहा ये तो मामला समस्या बड़ा, देखो जिद्दी क्यों, वो ऐसी कई कैद में या बंदो जहाँ बंदी की स्थिति हुई, बंधन में रहना नहीं चाहता था, खुले आकाश के नीचे घूमता, और रात को भी निकल जाता था। यहाँ तक कि कहते हैं कि उसको जाकर के कब्र के पत्थर दूर करके कब्र के अंदर जाकर सो जाता था। तो इस प्रकार एक बहुत ज़्यादा विद्रोही कहे, साहसिक है, दुस्साहसिक है, इस प्रकार का व्यवहार था। तो बाप ने कहा देख बेटा पढ़ना तो यहीं पड़ेगा, कि नहीं मैं नहीं चाहता, कि नहीं चाहता तो मैं खींच के ले जाऊंगा, घसीट के ले जाऊंगा, कि हाँ ये बात सही है, अभी आप मुझे घसीट के ले जा सकते हो, अभी मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, परंतु याद रखना मैं इतना छोटा नहीं रहूँगा। बाप ने एक चप्पत भी लगा दी, तो हाँ चप्पत लगा दी, कहा याद रखना मैं इतना छोटा नहीं रहूँगा रोज़। और बाप भी मतलब बाप को सीधी सीधी बात की, और अभी चलो आप घसीट रहे हो मैं चलता हूँ। तो वो चला गया अंदर, जाकर के वहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से बात हुई और बताया, तो उसका एक टेस्ट लिया गया। तो टैलेंट तो था ही, और नानी घर पे पढ़ाती थी, नानी भी पढ़ी लिखी थी, तो पढ़ाती थी। तो कहा कि भाई ये चौथी कक्षा के लायक है बच्चा, तो इसको चौथी में एडमिशन कर लेते हैं, इसकी उम्र भी है और चौथी के लायक के ये बराबर है, पूरा है। तो चलो चौथी में एडमिशन हो गया। संयोग से वो जाता है और वहीं पहला ही पीरियड एक काना मास्टर का आता है। काना मास्टर जो काने मास्टर के नाम से फेमस था उस स्कूल में और उस पूरे गांव में। भीम का आकार था, एक आंख से काना था, और बद्ध स्वरूप भी बहुत ज़्यादा, उसको इसका बहुत बद्दा चित्रण करते हैं कि ऐसा बद्दा आदमी था वो, देखने से डर लगे जैसा। तो काना गणित पढ़ा रहा था क्लास में, ओशो ने जाकर के पीछे की बेंच पे बैठ गया। नया लड़का है, पहला ही पीरियड है, गणित पढ़ा रहा है, ठीक है। अब वो गणित पढ़ा रहा था और भाई खिड़की में से बाहर की तरफ देख रहा था। तो उसको बड़ा यूँ लगा, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा डरते थे, पूरे गांव के लोग डरते थे, खौफ था बहुत ज़्यादा उसका। उसने कहा मेरी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और ये खिड़की की तरफ देखता है, तो वो खड़ा हो गया कि बता मैंने अभी किया ये इसमें क्या पढ़ाया बता। उसने बता दिया कि ये बात है। क्यों बता तो दिया, पर खिड़की में क्या देख रहा था? क्यों आपको बताने से मतलब है या खिड़की में मैं कहीं भी देखूं? आपको सवाल बता दिया कि सवाल बताने से क्या होता है, खिड़की में क्यों देख रहा था? कि बोले यहाँ देखने जैसा है ही क्या, खिड़की के बाहर तो कुछ वहाँ तो कुछ दृश्य है, देखने जैसी चीज़ें वही है, यहाँ क्या है, यहाँ मूर्ति नहीं चाहिए हुई है, क्लास में तो यूँ बैठे हैं सारे डरे डरे, और वहाँ तो कुछ देख रहे हैं, फिर खिड़कियाँ बनाई क्यों जाती है, खिड़कियाँ हैं किस लिए? तो उसने कहा तो इधर आ। बोले मैं नहीं आऊँगा, मैंने देख लिया। उसने देखा कि पहले एक बच्चे के उंगली डाल करके यूँ
पेंसिल डाल के रह गया उंगलियों के बीच में, इसको अदर कर लिया था, ऊंचा कर लिया था काफ़ी, और बड़ा पीड़ा दी कि नहीं आप पीड़ा देते हो वहाँ पर, वहाँ नहीं आऊँगा। उसने कहा आता नहीं है। तो भाई पीछे से ही बाहर निकल गया, जाके प्रिंसिपल के पास गया सीधा ही। तो प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल खाना मास्टर का क्या बिगाड़ सकता है, खाना अपना पढ़ाने में लग गया। उसने जाकर के प्रिंसिपल को कहा कि सर मेरी एक दरख्वास्त है कि क्या, कि वो खाना मास्टर बच्चों के साथ बहुत बदसलूकी करता है, उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, मारता है बुरी तरह से बच्चों को। प्रिंसिपल ने कहा हाँ ज़रूर, ये तो और भी कई बच्चे शिकायत करते हैं, पर उनका क्या करें, क्या कि वो आपकी स्कूल, आप प्रिंसिपल हैं और आपका एक अध्यापक जो है बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, मारपीट करता है, और आप उसमें कुछ नहीं करोगे। बोले मैं कर नहीं सकूँगा, तो मैं आप मुझे एक कागज़ दें, खाली कागज़ दे के रोज़ ने एप्लीकेशन लिखी, ये एप्लीकेशन है मेरी तरफ से, और अब आप क्या करते हो कि वो एप्लीकेशन आपकी दराज में पड़ी रहेगी, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं सक्षम नहीं हूँ इसमें, मैं प्रिंसिपल ज़रूर हूँ, पर उनके ऊपर बाकी किसी अध्यापक की होती तो मैं कुछ करता, उनके ऊपर मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ से वो सीधा जाता है और वहाँ का जो एसपी होता है, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके पास जाता है सीधा। जा कर के उसने कहा कि सर आपके शहर में अपराध हो रहे हैं। बोले इतना छोटा बच्चा आकर के एसपी को कह रहा है कि आपके शहर में अपराध हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कि बोले कहाँ हो रहे हैं अपराध? कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और एक काना मास्टर है जो बच्चों को बुरी तरह मारता है। एसपी ने कहा ये बात तो सही है, मारता है वो तो, मेरा खुद का बच्चा पढ़ता है, वो भी रोज़ रोता है, रोज़ रोता है कि वो उसका कोई करो, और उसका हम क्या कर सकते हैं? कि बोलो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी तरफ से रिपोर्ट लो। रिपोर्ट दे दी, पर उसने कहा मैं कर लेता, मेरा अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो मैं ज़रूर करता, परंतु मेरे बच्चे का भविष्य का मामला है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, इसलिए मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी रोज़ रोता है बेचारा, और करूँ क्या? अगर मैं कोई कार्रवाई करूँगा, कोई ऐसा एक्शन लूँगा, तो कल को मेरे बच्चे की पूरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, विरोध हो जाएगा हमारा। तो इसलिए मेरा बच्चा पढ़ता है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, और मैं और कहीं अपराध हो तो मुझे बता देना। कि बोले नहीं यही अपराध है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो अलग बात है, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो स्कूल जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाई थी, वहाँ की जो नगर कमेटी थी, जिसे नगर पालिका, नगर निगम कुछ भी कहते हैं अपन, वो चलाता था स्कूल को। अंग्रेज़ों का ज़माना था, म्यूनिसिपल ये स्थानीय स्वशासन को स्कूल ने सौंपी हुई थी। तो उसके ऑफिस में जाते हैं, को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाकर के, और उसके चेयरपर्सन जो चेयरमैन है उनको एक एप्लीकेशन लिख के पकड़ाते हैं कि आप जो स्कूल चला रहे हैं वहाँ पर एक काना मास्टर है और वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है बच्चों के साथ, और उसको वहाँ नहीं रखा जाना चाहिए। आप ही अध्यापकों को नियुक्ति देते हो? तो चेयरमैन ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, वो तो हमारे गुरु है और पूरा गांव उनके पास पड़ा हुआ है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, पूरा गांव वहाँ पड़ा हुआ है, पूरे शहर में वो गणमान्य व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि लगभग पूरा शहर उनका शीशे। वो तो रिटायरी कब के हो गए थे, पर वो तो फिर भी उनको स्कूल में इसलिए रखा जाता है कि पूरा गाँव शहर उनको गुरु मानता है, और वो सबसे पुराने अध्यापक है उस स्कूल के और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और शहर के सभी लोग कहते हैं कि भाई वो तो रहनी चाहिए स्कूल में। तो इसलिए वो तो बहुत मान्य गुरु हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं बैठता है, तुम पढ़े तो पढ़, नहीं तो मत पढ़। तो वाइस चेयरमैन के पास जाते हैं, एक उम्मीद बची है सिर्फ। वाइस चेयरमैन काफ़ी ढंग का आदमी था, और ओशो गए तो बच्चा ही था, उसने स्वागत किया, बोलो बेटे कहाँ से आ रहे हो? कि मैं स्कूल से आया हूँ। क्या काम है? कि वो आपका कॉरपोरेशन स्कूल चलाता है और वहाँ पर काना मास्टर जो है वो अत्याचार कर रहा है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, आप क्या करते हो? उसने कहा बात सही है, ऐसा है कि आपको उन पर कार्रवाई करवानी है तो मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बोलो मैं देता हूँ अभी एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन दे दी। बस ये मेरे पास बहुत बड़ा आधार हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा बद्दा आदमी स्कूल में नहीं होना चाहिए जो बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता हो, परंतु पूरे शहर का दिमाग खराब है।
पूरी म्यूनिसिपल के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे उसके पक्ष में हैं, और एक अकेला मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी गलत है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, डर जाते हैं, दब जाते हैं बच्चे। तो अब ये एप्लीकेशन जो है, कल ही कमेटी की बैठक है और मैं ये मुद्दा अब उठाऊंगा कि भाई बच्चा आया है ये लेकर के दरख्वास्त, तो अब मेरे पास मजबूती हो जाएगी। और उसको एक्सटेंशन दे रखा 2 साल का, कि उनके हर बार रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन दे रहे हैं 2-2 साल का, तो वो कल मैं करवा दूंगा काम आपका। दूसरे दिन काना मास्टर को हटा दिया जाता है स्कूल से, फिर वो तो मास्टरों के साथ तो, हालांकि मास्टर तो क्या, उससे तो सब डरने लगे, फिर भी स्कूल के मास्टरों की दिक्कत होगी कि वो जो भी बातें बोल रहे हैं उसके वो जब वो सब बोलने लगता तो दिक्कत हो जाती। हालत ये होगी कि कोई भी स्कूल उसको पढ़ाने को राजी नहीं, जहाँ भी जाए तो बोले कि नहीं नहीं। फिर एडमिशन इस शर्त पर होने लगा कि बच्चा स्कूल कभी नहीं आना चाहिए, ये लड़का स्कूल नहीं आता है तो हम रखने को तैयार है, क्योंकि वैसे ही पढ़ाई में तो फेल होगा नहीं है कहीं। कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में ओशो ने गाडरवाड़ा की कोई लाइब्रेरी थी, अंग्रेजों के ज़माने की बड़ी लाइब्रेरी, तो 11 वर्ष की उम्र में उस पूरी लाइब्रेरी को चाट लिया, एक एक पन्ना किताबों में, और लाइब्रेरी जो चलाता था उसको रिश्वत दे देता था 4 आने 5 आने की, कि मुझे अंदर ही छोड़ दिया करो, एक आध दिन बीच में छुट्टी है तो भूखा प्यासा ही किताबों को पढ़ता रहता, और वो अंदर रहता रात और दिन उस लाइब्रेरी में और किताबें पढ़ता। यूँ करके वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली उसने। अब जो इस आदमी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी पढ़ी हुई हो और पढ़ता भी नहीं, समझ में भी आती थी सारी बातें, इतनी अच्छी तरह से समझ में आती थी, तो अध्यापक उसके सामने क्या टिकते बेचारे। तो ये ऐसी सी ये उसके बचपन का मामला है, इसे थोड़ा और आगे ले सकते हैं अपन। कहते हैं कि वो 11 साल की उम्र में गांधी से मिलने गई। गांधी उधर आने वाले थे और ओशो ने रेडियो के मार्फत ये समाचार सुना कि गांधी आ रहे हैं इस इलाके में। ओशो ने अपनी नानी से कहा कि मैं गांधी से मिलना चाहता हूँ। वो स्टेशन, जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी आने वाले थे, काफ़ी दूर था। तो नानी ने कहा अच्छा तेरा मन, नानी चाहे कुछ भी कहता वो, नानी सब एग्री थी, कितना भी खर्चा लगो कुछ भी हो, नानी कभी ना, तो ठीक है तू जा। उसको एक टेरलिन का कमीज पहना दिया और एक तांगा किराया कर दिया, तांगे वाले को कह दिया कि ठेठ स्टेशन पर छोड़ता है, कुछ खाने पीने का थोड़ा सामान दे दिया, 3 रुपये दे दिए। वो सो कहते हैं कि उस ज़माने में, ये बात है 1940 के आसपास की, उस ज़माने में 3 रुपये एक ढंग के परिवार के 3-4 महीने के राशन पानी के लिए पर्याप्त थे। इतनी बड़ी रकम थी वो एक तरह से। तो वो 3 रुपये दे दिए खर्चे पानी के लिए और वो चला गया। वहाँ गया तो काफ़ी लोग आए हुए थे स्टेशन पर, वही गांधी आने वाले हैं तो इंतज़ार कर रहे थे लोग। दिन भर इंतज़ार किया, शाम हो गई, लोग धीरे, वो रेलों का कोई भरोसा ही नहीं था उस ज़माने में, आज भी कम रहता तो उस ज़माने में यूँ ही था, न कोई समाचार आ पाते थे पूरे। तो सारे लोग एक एक करके शहर में चले गए, एक अकेला लड़का रह गया। स्टेशन मास्टर ने कहा यार लड़का किसी का पीछे छूट गया, जो इतने लोग आए थे उनमें किसी के साथ ये लड़का था और ये लड़का पीछे छूट गया, ये खेल रहा है यहाँ पर, और ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पता नहीं किसका है, अब कोई आए तो ले जाए। जाकर के पूछा कि तेरे साथ कौन है, कि कोई नहीं है। तो तू फिर किस लिए आया यहाँ पर, कि गांधी से मिलना है। नहीं तुम मिलना आया कि तेरे कोई परिवार के लोग, कि नहीं मैं ही मिलने आया हूँ गांधी से। स्टेशन मास्टर का कमाल आदमी है। स्टेशन मास्टर ने भी उसको खाने पीने का थोड़ा बहुत प्रबंध किया और बातचीत की, तो उसको लगा ये तो गांधी से मिलने जैसा आदमी है। उसको लग गया कि ऐसे आदमी गांधी से मिलने चाहिए। तो गांधी सुबह 4 बजे वो ट्रेन आई तो उसको उठा के ले गए स्टेशन मास्टर कि ट्रेन आ गई है, चलो मिलते हैं गांधी से। मिले, स्टेशन मास्टर ने स्वागत किया गांधी जी का, साथ में कस्तूरबा थी, उनका सेक्रेटरी था, और स्वागत किया। और स्वागत करते ही आखिर में स्टेशन मास्टर बोला कि साहब आपसे ये बच्चा मिलना चाहता है, और ये तो आज ट्रेन आ गई, अगर ट्रेन नहीं आती तो शायद ये जीवन भर यहाँ रह सकता था, ऐसा लगता है मुझे। कल सुबह का आया हुआ है और अब तक यहाँ डटा हुआ है, डटा ही रहता है, ये जाता ही नहीं कि मैं तो गांधी से मिलने आया हूँ। तो गांधी जी ने पूछा कि
बच्चे की तरफ देखा, देखते ही गांधी जी की पहली नज़र वो टेरलिन का कमीज था, यहाँ इधर एक साइड में जेब थी, वो 3 रुपये की वजह से कम, 3 रुपये के जो वजन से वो जेब लटकी हुई थी, कमीज एक तरफ लटका हुआ था। गांधी ने पूछा जेब में क्या है, तो बोले 3 रुपये। उसको कहते हैं कि पक्का बढ़िया है, नजर जेब पर जाती है सीधी इसकी। बोले 3 रुपये की, 3 रुपये से क्या करते? मैं तो खर्चे पानी के लिए लाया था, मेरी नानी ने दे दिए, परंतु यहाँ खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, लोग खाने पीने को सामान लाए थे और मुझे तो बिस्किट वगैरह दिलाते रहे दिन भर लोग, कि बच्चा है, बच्चे को कुछ दिलाओ, बेचारा बच्चा बैठा है। तो इस वजह से फिर स्टेशन मास्टर जी ने व्यवस्था कर दी, यूँ करके मेरे को तो कोई खर्चा लगा नहीं, तो 3 रुपये बच गए अभी तक। तो गांधी ने कहा तो फिर मुझे दे दे। बोले आप क्या करोगे? कि गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों के लिए मैं दान पेटी इसमें डाल दे। उसने कहा मैं तो दान पेटी में डालता नहीं, उसने निकाल के उनको दे दिया, आप अपने हाथ से डाल दो। इससे क्या करते हो पेटी से? कि गरीबों की सेवा करता हूँ। ठीक है, तो रवाना होने लगे तो उसने पेटी ले ली, दान पेटी जो गांधी जी रखते थे पोषण, अपने कब्जे में ले ली। तो बोले ये क्या कर रहे हो? एकदम से उनका चेहरा उतर गया कि मैं देख रहा हूँ आपकी क्या हालत होती है पेटी लेने से। कस्तूरबा ने कि आज कोई ऊपर वाला मिला है। बोले पेटी दो, कि पेटी गरीबों की सेवा करनी है और मेरे गांव में बहुत गरीब है, मैं कर दूंगा, आपका एक काम हल्का कर देता हूँ ताकि आपको ये पेटी लिए बार बार फिरना नहीं पड़ेगा, तो मैं सेवा मैं कर दूंगा। ये कि नहीं ये ऐसे नहीं बैठेगा। तो उसने कहा मैं तो देख ही रहा था आपका कि भाई आप क्या हो और कैसे हो और आपका दिल कैसा है। उसने पेटी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता है आपकी हालत देख करके ये पेटी थोड़ी ले जाऊँगा मैं, और पेटी वापस दे दी। कि परंतु ओशो ने कहा ये कस्तूरबा और ये सेक्रेटरी दोनों जब आप में बीत रही थी हंस रहे थे दोनों, आप इनके भरोसे मत रहना ज़्यादा। तो ये पहली मुलाकात एक बच्चे की गांधी के साथ हुई। हालांकि वो गांधी के काफ़ी खिलाफ बोलते थे, बहुत ज़्यादा, पक्ष में भी बहुत बोले और खिलाफ भी बहुत बोले। ये चैप्टर आज का इतना ही पर्याप्त है, या आगे देख लेता हूँ आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट आए हैं तो, नहीं तो उनके बचपन का चल रहा है। ओबीसी समाज SC/ST को अपना दुश्मन कब तक समझता रहेंगे भाई साहब? यार ये तो मुझे पता नहीं, वो तो यहाँ तो जाति के हिसाब से पूरा देश एक दूसरे को दुश्मन, SC/ST में भी हजारों जातियाँ, वो भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा और दुश्मन की तरह देखती है। इसमें क्या बताएं? ओबीसी वाले क्या कोई एक है, एकता है क्या उनमें भी बहुत बंटवारे हैं। ऐसा सर लॉकडाउन खुल गया, शराब की दुकानें भी खुल गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पर बात कर रहा था उस पर कोई बात आई तो उस पर ठीक रहेगा। गुरुजी जीवन में एकदम इतना परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। हाँ मेवाड़ा जी, नमस्कार जी, प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम। मुझे ओशो संन्यास लेना है गुरुदेव, मार्गदर्शन कीजिए। परवीन जी राजपुरोहित चाबा, परवीन जी शायद भावंडा से बोल रहे हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो अभी तो संन्यास जब आपका मानस बन गया तो आप सन्यासी हो गए, आपका जो समर्पण है ओशो के प्रति उसके हिसाब से आप सन्यासी हो गए एक तरह से, आपका जो ये भाव है। और लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं आपको समाचार मिले कहीं ओशो ध्यान शिविर हो तो ध्यान शिविर अटेंड करें और मेडिटेशन करें। ध्यान विधियाँ शिविर में जब तक नहीं जाएंगे, कोरी किताबें और प्रवचन जो है उनसे क्या है कि हम ज्ञानी तो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, बातें जानने लग जाते हैं, परंतु जो आना चाहिए, सरलता आनी चाहिए जीवन में, जो साधुपन आना चाहिए, जो साधुता आनी चाहिए, वो मेडिटेशन के बिना संभव नहीं है। ज़्यादा चालाक बन जाता है आदमी बातों से, बातें ज़्यादा जानता है, ज़्यादा चालबाज हो जाता है। तो मेडिटेशन इसमें बहुत कीमिया है जीवन के रूपांतरण की, आदमी का जीवन रूपांतरित हो जाता है और उसका अहंकार गलने लगता है। अहंकार गलने लगता है तो आदमी बिल्कुल हल्का होने लग जाता है और
बिल्कुल सहज और सरल होने लगता है। तो इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मेडिटेशन कैंप आपको अटेंड करने पड़ेंगे। शायद अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऐसी गतिविधियां सभी जगह बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रवीण जी कह रहे हैं ओशो का कोई मुकाबला नहीं। गुरुदेव मुझे ओशो संन्यास लेना, हाँ बात हो गई। सर कभी आपसे बैठ कर बात करना है, संतोष जी बेनीवाल। अब देखो आमने सामने बैठोगे तो एक आध आदमी से तो बात हो जाती, बाकी सुनने में बहुत कमज़ोर हूँ। करेंगे ज़रूर करेंगे। आप कहाँ से हैं और कैसे संभव है वो भी देखेंगे। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा से 48 घंटे के भीतर दूसरी अपने देखो जिस सब्जेक्ट पर चल रहे हैं उस पर ही बात हो पाएगी अभी। प्रणाम करता हूँ गुरुजी, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। हाँ चौहान जी ठीक है साहब, प्रणाम। जारी रखें गुरुदेव, ठीक है तो मैं जारी रख लेता हूँ। इसको उनके बचपन पर अपन चर्चा कर रहे थे, इसको जारी रखते हैं। और उस ऊपर आप पूरा विस्तृत बताएं। हाँ ठीक है अमरा राम जी, मैं बता रहा हूँ ओशो सन्यासी हैं अमरा राम जी। तो वैसे ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें ये जानकारी दी। आजकल ओशो के बारे में ऐसी कुछ रोचक जानकारी और दो। हाँ ठीक है, बेहद खूबसूरत और हृदय स्पर्श करने वाला आज का लाइव आज आप ज़रूर जारी रखें। ठीक है फिर जारी रखता हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रोज़ आपको पूछ रहे हैं कि ओशो ओशो क्या है, ओशो ओशो क्या है। हाँ ठीक है, तो ओशो धारा अलग है। ये बिल्कुल अलग है मामला। ओशो धारा का ओशो से कोई रिलेशन नहीं है, ओशो के नाम पर कोई बिजनेस है। तो अपन आगे बात करते हैं। तो ओशो स्कूलों में पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बार तो एक अध्यापक मर गया उनकी वजह से। वो तो क्या कि बहुत कॉन्फिडेंस था उनका। वो जो भी एक बार एक पहलवान था, उसका पता ही नहीं चला, गांव का पहलवान था, पहलवानी करता था, 150 फीट ऊंचे पुल से नदी में कूदता था रजनीश। तो गांव में यूं बातें होती थी, तो वो पहलवान को चढ़ा दिया। पहलवान ने कहा मैं कूद जाऊंगा, पहलवान का था तब पता ही नहीं चला फिर कहीं कहाँ गया, कूदा नहीं कूदा, वो गुम ही हो गए वहाँ से। और फिर एक अध्यापक जी थे, तो स्कूल में ओशो यूँ एक विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था। तो निर्माण कार्य के लिए जो लकड़ी का फट्टा होता है, जो अडान में काम लेते हैं, उस पर ओशो नीचे पड़ा था। तो चल रहे थे। ओशो ने कहा नीचे पड़ा हुआ तो आराम से चल जाते हैं, सभी बच्चे चल रहे, सभी बच्चे उनके पीछे। ओशो ने कहा जो ऊपर की मंजिल है, ऊपर 4 मंजिल तक बन चुकी थी स्कूल, और दो बिल्डिंगों के बीच में एक पार्ट रखा था। तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 इंच थी। 2 बिल्डिंगों के बीच में हाइट ज़्यादा थी। नीचे 4 मंजिल होता है, तो ऊपर जो है दो उस पार्ट पर कोई आदमी चलता है तो कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो ओशो ऊपर जा कर के उस पर चलकर नीचे आता, सभी बच्चों से कहता है कि जब अपन नीचे पड़े हुए पाटे पर चल सकते हैं तो ऊपर क्यों नहीं चलते। पार्ट तो यहाँ भी 10 इंच का है और वहाँ भी 10 इंच का है, तो यहाँ चल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं चल सकते। और बच्चे ऊपर चढ़ते डर के वापस आ जाते, क्योंकि चला नहीं जाता, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता जब नीचे हाइट। हालांकि वो पार्ट उतना ही छोड़ा है जो ज़मीन पर पड़ा है, और ज़मीन वाले पे कोई डर ही नहीं लगता, किसी को कोई खतरा ही नहीं, कोई आराम से चलता है सेज। और उस पर तो कंप जाता आदमी, पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। बोले ये क्यों? ये है आदमी अपनी जगह छोड़ देता, आदमी का कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाता है। इतना आदमी जड़ों से जुड़ा नहीं रह सकता हर जगह। और मेरा खुद का अनुभव, मैं क्या पिछले 2 साल पहले दिवाली को कोई मकान था, उसमें 2 मंजिल की दीवार पर चढ़ करके मुझे पानी छिड़कना, तो उस दीवार पर मैं थोड़ा चला तो मुझे यूँ पूरा डर लगा। तो 4 मंजिल तो और भी मामला कर, दीवार के ऊपर वो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो पार्ट पर चलना वो और भी ज़्यादा हो जाए। तो ये भी मैंने भी देखा, ऐसा अनुभव है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, तो फिर ये वो लड़के सभी करते हैं, देखो रजनीश वहाँ चल जाता है, तो यूँ करके अध्यापक भी कहते भाई रजनीश, कुछ अध्यापक कहते रजनीश वाला तो है। इतने में एक पीटीआई जी थे, उसने कहा और कोई नहीं, पीटीआई जी चल सकते हैं।
दूसरों की तो मैं नहीं कहता, क्यों वो हेंकड़ी बहुत ज़्यादा मारते थे बच्चों के सामने, ये मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। पीटीआई जी तो बड़े पीटीआई जी थे, शरीर के शिक्षक थे, तो वो इस प्रकार की बातें करते थे। तो ओशो ने उनको उकसा दिया और उनको मज़ा आता था। जो ऐसी हेंकड़ी और अहंकार की ज़्यादा बातें करते थे बिना बिना बेसिर पैर की, उनको वो निशाना बना लेते थे। ओशो ने कहा इनके अलावा कोई नहीं चल सकता दूसरा, और ये तो चल ही सकते हैं, ये तो चढ़ते नहीं है, बाकी चढ़े तो ये तो चल गए। तो बच्चों ने कहा नहीं ये भी नहीं चल पाएंगे, नहीं ये चल जाएंगे। जब बच्चों को दूर से बचाओगे, क्या मैं नहीं चल पाऊंगा? पीटीआई जी ने कहा जब ये चल रहा है तो मैं भी चल जाऊंगा। यूं करके पीटीआई जी चढ़े ऊपर। अब पीटीआई जी को रोक के कौन? बच्चे तो बेचारे दीवार पर जाते तो वो वापस आ जाते थे उसको देख करके। पीटीआई जी 4 कदम ही चल लेते कि ऊपर धड़ाम प्राण पंखे उड़ गए। इस प्रकार मतलब 2-3 आदमी इनकी वजह से मर गए थे। गांव में भी एक आदमी, एक कोई बड़ा बड़ा पेड़ था एक रास्ते, तो उसमें लोग कीले लगाते थे, कहते थे कि भूत वगैरह हो तो इसमें कीले लगाए। तो कहते हैं इसमें जितनी कीले लगी इतनी भूत है इस पेड़ में। और कोई दिन सूर्यास्त के बाद कोई किसी कंडीशन में नहीं जाता था। एक आदमी गांव में जरूर था, वो यूं मारवाड़ी भाषा में लाइव चलने दो। और मारवाड़ी में कई लोग एतराज़ कर रहे हैं, अभी थोड़ा देखते हैं। तो कोई नहीं जाता था उधर। तो एक दिन ओशो ने यूं ही, एक आदमी वो जाता भी रहता था, और वो कहता था किसी लोगों को भी था कि भाई ये डरता नहीं है, ये एक आदमी जाता है। ओशो ने कहा इसका भी इलाज हो जाना चाहिए। ये अगर वास्तव में नहीं डरता है या यूं ही कुछ, क्या जब डर लगता है ना, हनुमान जी का नाम ले लुका करे लोग निकल जाते हैं जल्दी जल्दी, इधर उधर करते करते, राम राम करते करते। ओशो ने कहा इतना कॉन्फिडेंस है इसका। तो ओशो ने क्या किया कि एक और आदमी को पकड़ के ले गए और उसको लटका दिया ऊपर, कि जैसे ही वो आए तू जो है उसको कील लगानी है। दिन अंधेरा पड़ने के बाद पेड़ में कील ठोकनी है। वो अंधेरा पड़ने के बाद पेड़ में कील ठोकने गया और उसके ऊपर वो आदमी कूद के पड़ा। वो आदमी पड़ा तो वो आदमी, ओशो कहते हैं कि उस आदमी को वापस नहीं देखा जो कील ठोकने गया था। अब वो जिंदा है कि मरा वो ये पता नहीं, परंतु इस शहर में वापस वो नहीं आया कभी। हुआ क्या, वो जोर से चिल्ली करके भागा वहाँ से। अब क्या हुआ आगे जाकर के, उसकी न तो जिंदा शरीर देखा गया न डेड बॉडी कभी देखी गई। तो इस प्रकार का व्यवहार था, और ऐसे कई बार ऐसा कई घटनाएं हुई उनके जीवन में। तो यूं करके ओशो नदी पे तैरता था, और एक दिन कहते हैं कि नदी में, वैसे स्कूलों के भी कई किस्से हैं उनकी, कॉलेजों के और किस्से हैं, आगे उन पे भी चर्चा करेंगे अपन। नदी में वो तैर रहे थे तो वहाँ एक आदमी, एक साधु आकर के बैठता किनारे पर और उस बच्चे को तैरते हुए देखता है। साधु भी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ तैरने लगता है, और साधु हार जाता है। साधु सोचता है कि मैंने कभी हारा ही नहीं नदी में तैरने में, और ये लड़के ने हरा दिया मुझे। तो बाहर आके वो लड़का बैठता है, तो साधु बाहर आता है पीछे पीछे आकर के उसके चरण छूता है। बूढ़ा साधु है, चरण छूता है, चरण छू करके उसके पास बैठ जाता है, और फिर कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना कभी। उस बच्चे को क्या कहता है ओशो को, कि मैं तेरे साथ रहूँगा अब जीवन भर। और वो रोज उनके चरण छूते। वो पागल बाबा नाम के सन्यासी थे, भारत के जाने माने सन्यासी। पागल बाबा पंडित नेहरू के गुरु थे, शेख अब्दुल्ला के गुरु थे, भारत की जितनी भी बड़ी हस्तियां थी उनके गुरु थे, और बहुत जाने माने साधु थे भारत के। और साधु भी थे, पागलपने की हरकतें कर, कभी पत्थर फेंकने लग जाते थे, तो कभी गालियां निकालने शुरू कर देते थे, परंतु उनकी साधुता। ओशो कहते हैं वो बुद्ध पुरुष थे, वो ज्ञानी आदमी थे, पहुँचे हुए साधु थे। भले ही वो गालियाँ निकालते हो या पत्थर फेंकते हो, परंतु साधु पहुँचे हुए थे। तो ओशो का उनका संग साथ हो गया, तो वो साथ साथ रहने लगे। तो अब पागल बाबा को जहाँ कहीं भी जाना होता है ओशो को साथ ले जाते, उस बच्चे को तो साथ ले जाते। तो कई जगह वो गए, तो जहाँ भी जाते तो अगली पार्टी पागल बाबा के पैर छूने आते, अगले को तो रोकते, पागल रुको एक बार, पहले पैर इसके छूने मेरे राजा के।
मेरे पैर बाद में छूने, मैं भी इसके पैर छूता हूँ। तो वो लोग, उन लोगों से बड़ा मुश्किल से छुआ जाता। एक छोटे बच्चे के पैर छुए, जानी मानी हस्तियाँ। कहते हैं कि पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे उस जमाने के, विश्वविख्यात बांसुरी वादक। नाम सुना होगा आपने भी, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष के पागल बाबा मेहमान थे और साथ में वो सोते, मतलब जगह जगह जहाँ भी जाते यही करते। और अगला कुछ करता तो कहते एक तो इसके ये आसन तो मेरा है, राजा का आसन का है, इसका आसन मेरे से ऊंचा होना चाहिए। उस आसन के ऊपर एक और पाटा लगवा के आसन लगवाते और इसके लिए अच्छे लाऊ बिछाने के लिए सारा वो करते। तो इस प्रकार का वो लोग कहते पागल बाबा वास्तव में पागल हो गए क्या आजकल। एक बच्चे के साथ खुद पैर छूते हैं, हमसे छुआते हैं, इसको और ऊपर बिठाते हैं और ये चाहे जैसी हरकतें करते हैं तो उसकी हरकतों के हिसाब से लोगों को कितने राजा ने कह दिया ये करना पड़ेगा, ये करो वो करो, ये सब सभी को कहते हैं इसके पैर छुओ। इस प्रकार पन्नालाल घोष के मेहमान थे। तो पन्नालाल घोष पागल बाबा के पैर छूने लगा कि रुको पहले इसके पैर छुओ। पन्नालाल घोष एक इंटरनेशनल बांसुरी वादक थे, विश्वविख्यात। तो पन्नालाल घोष से बड़ा मुश्किल से हुआ कि यार एक छोटे बच्चे के मैं पैर छूँ, कहाँ मैं और कहाँ ये बच्चा। तो वो कुछ इस ढंग से छुआ उन्होंने पैर। ओशो ने कहा पागल बाबा से, पागल बाबा इस आदमी ने बहुत गड़बड़ हरकत की है। बोला क्या किया? कि इसका मन बिल्कुल पैर छूने का नहीं था, मैं इसके एक थप्पड़ लगाऊंगा। क्यों लगा? तो बांसुरी वादक पन्नालाल घोष के थप्पड़ लगा दी। इस प्रकार की और भी कुछ हरकतें हुई और अब जगह जगह पूरे देश में चर्चा फैल गई कि पागल बाबा को बुलाना खतरे से खाली नहीं है। वो एक बच्चे को साथ में रखते हैं, बच्चा उद्दंड है, चाहे जैसी हरकतें शुरू कर देता है। तो पागल बाबा को लोग बुलाना बंद हो गए। यूँ करके पागल बाबा भी बूढ़े आदमी थे। पागल बाबा का जीवन अंतिम स्टेज पर था उन दिनों। पागल बाबा ने रजनीश को एक बात कही कि एक वचन देना पड़ेगा मुझे। कि बोले क्या? कि एक ही बात कहूँगा मैं, कुछ नहीं कहूँगा कभी, पर एक बात करनी पड़ेगी। बोले क्या करनी है? आप क्या चाहते? मैं कि कभी वचनों में किसी के बनता नहीं कि नहीं, एक मेरा एक काम करना पड़ेगा। यूँ करके पागल बाबा ने ओशो को कहा कि एमए करनी पड़ेगी तुझे, पढ़ाई एमए तक की। ओशो ने कहा कि ये तो यूनिवर्सिटियाँ, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ें हैं। यहाँ क्या है? यहाँ कोई प्रतिभाएं पैदा नहीं हो सकती। मतलब वो उसके खिलाफ थे कि ये नहीं होनी चाहिए, प्रतिभाओं के खिलाफ है। प्रतिभाओं को तो पैदा होने से पहले मार देते हैं, उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं सारी। तो इस प्रकार पागल बाबा ने फंसा दिया। ओशो ने भी उनका मन रखने के लिए हाँ भर दी कि चलो ये तो अच्छा हुआ, ये एमए ही जानते थे, एमए से ज़्यादा नहीं जानते थे, कल कोई और बात करते थे। तो आगे चलता है, पागल बाबा मरने के करीब होते हैं। ओशो ने पूछा पागल बाबा से कि मुझे लगता है आपको मर जाना चाहिए। पागल बाबा ने कहा मुझे भी लगता है कि मुझे अभी मर जाना चाहिए। तो आप क्यों रुके हुए हो? आप रुके हुए हो, जानबूझकर रुक रहे हो, आपको चले जाना चाहिए यहाँ से। पागल बाबा ने कहा मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर रुकूंगा। एक दो दिन बाद में ही पागल बाबा का शिष्य मस्तो वहाँ पर आते हैं। मस्तो एक लंबा सा आदमी आकर के, वो पागल बाबा का शिष्य है इसलिए पागल बाबा के पैर छूने लगता है। पागल बाबा ने कहा रुक रुक, पहले पैर इसके, मैं भी पैर छूता हूँ। तो वो तो उनके छू लिए, फिर पागल बाबा के छू लिए। तो यूँ करके फिर मस्तों को दो चार बातें कह करके पागल बाबा विदा हो गए इस ज़मीन पर से। मस्तों को दो तीन बातें कही थी। एक तो कहा था कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल अलग प्रकार का आदमी होगा इस ज़मीन पर, और ये जो बातें कहेगा और जैसी स्थिति में होगा, इसका जिंदा बचना बड़ा मुश्किल है, इसके जीवन को खतरा हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो एक तो मेरी तरफ से पंडित नेहरू को इस बात के लिए आगाह कर देना कि इस बच्चे के जीवन की रक्षा कितनी और किस हद तक वो कर सकते हैं, नेहरू को ये काम कह देना। और बाकी इसको मैंने एमए पढ़ने का कह रखा है, तो इसको जो भी खर्चा हो, सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाना आपकी ड्यूटी है। आज के बाद मैं जाता हूँ, मेरी जगह ये है तेरे, मैं तो जाता हूँ और मेरी जगह अब तो
मस्तों ने कहा ठीक है। मस्तों तो ओशो के चरणों में रहने लग गई। यूँ करके अब मैं बात अगर लंबी करूँ तो ज़्यादा लंबी चली जाएगी मेरे हिसाब से, या थोड़ी सी और ले लेते हैं। चलो, यूँ करके कुछ दिन बाद मस्तो कहते हैं ओशो इसे रजनीश से कि अपन पंडित नेहरू से मिलने चलते हैं। नेहरू उस समय तक भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय। तो ओशो कहते हैं चलो। तो कहते हैं वो जबलपुर से रेल बैठे और वो रेल जयपुर आकर रुकी। ओशो कहते हैं जयपुर से 13 किलोमीटर एक पहाड़ी पर एक राजा का किला महल था। अब वो जयपुर के रेलवे स्टेशन से कोई 13 किलोमीटर कोई पहाड़ी पर किसी राजा का हो, तो ओशो ने ऐसा जिक्र किया अपने प्रवचनों में। तो कहा कि ये राजा का किला था, महल था। वहाँ हम गए मस्तो और वो जयपुर से उतर कर गए। तो वहाँ गए तो वो राजा जो पागल बाबा का शिष्य था, वो राजा आया और मस्तों के पैर छूने लगा। तो मस्तों ने रोक दिया कि पैर पहले आप इनके छुओ, और ये जो है पागल बाबा भी इनके पैर छूते थे, मैं भी छूता हूँ, आप भी इनके पैर छुओ। तो राजा ने पैर छू। राजा था, राजाओं का राज समझ लो पूरा गया ही नहीं था एक तरह से। भारत आज़ाद हो गया था, परंतु राजाओं के राज्य उस समय तक राजाओं के पास वो ज़मीन के मालिक थे, बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी। तो राजा ने पैर छुए थे कि वो इतना बड़ा राजा, और पैर छुए तो वो ऐसा ही छुआ गया एक बच्चे के पैर छूने। अब कोई साधु भी नहीं है, वो तो बच्चा है। तो थोड़ा यूँ अनमने भाव से छुआ। तो मस्तों को ओशो ने कहा कि ऐसा है कि राजा ने पैर ढंग से नहीं छुए, आप इन्हें कहो कि एक बार और प्रयास करें। तो राजा दोबारा पैर छूता है। दोबारा छूने में राजा भी थोड़ा ठीक ढंग से कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोनों को बिठा करके राजा अंदर जाता है, जाकर के रानियों को और महल की औरतों को, महिलाओं को बात करता है कि महाराज जी आए हुए हैं और आप लोग उनका स्वागत करो, चलो। तो रानियाँ आती है। रानियों को राजा ने पहले ही कह रखा है कि उनके साथ जो बच्चा है ना, उनके पैर पहले छूने। तो आई तो सारी उनका पैर छुए, फिर इनके पैर छुए। और ओशो ने कहा स्त्रियों के अहंकार इतना होता नहीं, उनको यूँ लगता ही नहीं बच्चे के पैर भी ऐसे छू लेती है जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग छूती है। मतलब इतना इनका भाव और हृदय तल ऐसा होता है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे छुए कि जैसे मस्तों के छू रही थी, वैसे ही मेरे पैर छू रही थी। मैं देख रहा था उनके अंतर की स्थिति। यूँ करके वो रात को वहाँ पर रुक जाते हैं। तो शाम को खाने पीने के बाद में सोने के वक्त राजा आकर के निवेदन करता है उनसे, मस्तो बाबा से, कि आपका कल का क्या प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो अगर हमें बता दो तो हम कल के लिए क्या कर सकते हैं वो हम उससे तैयारी कर लें उस हिसाब से। तो क्या हमें तो पंडित नेहरू से मिलने जाना है, यहाँ से हम कल निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ऐसा करो तो फिर आप हमारी कार लेके जाओ, दिल्ली जा रहे हो तो फिर रेल में नहीं कार में जाओ और ड्राइवर आपको ले जाएगा। तो मस्तों ने ओशो से पूछा क्या करें, इनकी कार ले लें क्या। और ओशो ने कहा कार लेते हैं तो फिर अपन सुबह जल्दी निकलें। और सुबह जल्दी निकलें तो मैं किसी प्रकार की औपचारिकता में विश्वास नहीं करता कि हमें ये शो ऑफ करने के लिए ये सब लोग अपनी नींद, क्योंकि अपन तो जल्दी निकलना चाहते हैं, और अपनी वजह से अगर किसी को जल्दी उठना पड़ जाए ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। ये अपनी नींद 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, जब भी ठीक लगे इनको उठे। ओशो कहते थे जब तुम्हारी नींद जगे तभी ब्रह्म मुहूर्त है। अपन कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, ओशो कहे नहीं ऐसे नहीं है, जबरदस्ती उठ जाते हो 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे। जब आपकी नींद जगे तभी आपका ब्रह्म मुहूर्त है। ये नहीं है कि कोई ब्रह्म मुहूर्त से जबरदस्ती ठोक पीट करके उठाते हैं बेचारे बच्चों को जल्दी लोग, ये गलत है तरीका। तो ओशो ने कहा आप अपने ढंग से उठना, हम जल्दी उठ जाएंगे, इसलिए हम जल्दी ही निकलना चाहते हैं। और आप हमारी वजह से आप लोग उठो और हमें विदा करने के लिए यहाँ कोई औपचारिकताएं करो, ऐसा हमें पसंद नहीं है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप ड्राइवर आपके पास हो जाता है, आप केवल ड्राइवर को उठा देना और आप निकल जाना जब चाहो। तो ठीक है, ड्राइवर को सुला दिया और वो गाड़ी का प्रबंध उनके हो गया। और उसके बाद वो पंडित नेहरू से मिलने जाते हैं। बाकी की बात हम अगले सेशन में कल करते हैं इसी से संबंध में।
इतना ही ठीक रहेगा। इस पर अब कोई बात आई है तो लोगों को उल्टी बातों में विश्वास ज़्यादा होता है और ऐसी बातें फलती बहुत है, जल्दी फैलती है और अच्छी बहुत होती है, भी नहीं फैल पाती है। चलो सलीम खान जी आ गए क्या? ये भी ओशो सन्यासी है। किशोर जी जाखड़, गुरु जी प्रणाम। जय गुरुदेव बलदेव जी, जय। हाँ, विचार ओशो के मैं तो बात कर रहा हूँ। हाँ, नमस्ते सर, हम आपको एकाग्रता से सुन रहे हैं। आप सुन रहे हो पर सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगी, क्यों आगे की बात थोड़ी लंबी पड़ेगी। हम जब ओशो को पूरी जीवन पर हर बात पर प्रकाश डालते हुए आप पर ओशो का क्या प्रभाव पड़ा जीवन में वो भी हमें बताएं जी। हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ा ये ओशो वाला बता दूँ और टाइम कितना हो गया वो देख ले आप थोड़ा, अन्यथा वो अभी चला लेते हैं। और या तो या फिर ये जब आपका प्रश्न आज आ गया तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। तो देखो, मैं ओशो को जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो एक सवाल मुझे याद आता है जो मैंने पीटीईटी बीएड के लिए टेस्ट की तैयारी में एक सवाल, एक कोई गाइड थी उसमें एक सवाल था, संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? और उसका उत्तर था आचार्य रजनीश। वो मुझे अभी भी याद है। सवाल हम ऐसे पढ़े थे हमने, तो ये मुझे पता नहीं था ये रजनीश क्या है, कौन है। हो सकता है कोई किताब लिखी होगी उसने, तो इसका लेखक ये है, या मैं याद रखना होता है। अगर परीक्षा में ये सवाल आए तो मैं भी आचार्य रजनीश की टिक लगा दूंगा। और ये इतना सब मैं जानता था, इसके अलावा नाम भी नहीं सुना उसका, कुछ भी पता नहीं था क्या किताब। ये तो बाद में पता चला कि ओशो ने कभी कोई किताब लिखी नहीं। ओशो तो सिर्फ बोलते थे और उनकी बोली हुई बातों को बाद में लोगों ने टेप रिकॉर्डर करना शुरू कर दिया। बात को पूरी को टेप करते थे और टेप करके लोग उनकी टेप सुन करके किताबें लिखते थे। ओशो ने कभी कुछ नहीं लिखा। ओशो तो खुद तो कोई किताब, ओशो सिर्फ कुछ एक पत्र उनके पास आते थे, उनके पत्रों के जवाब जरूर लिखते थे वो, बाकी किताबें लिखने का उनका कोई काम नहीं था। उनकी जो वॉइस रिकॉर्ड थी उनको सुन करके सारी किताबें लिखी गई है। फिर बाद में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बन गई आगे के टाइम में। ओशो के 4800 घंटा हिंदी में प्रवचन है, 4800 घंटा प्रवचन हिंदी में रिकॉर्डेड है। उससे पहले वो जो बोले वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। बाद में लोगों ने सोचा कि ये जो बात बोली जा रही है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी कुछ भी बोले वो सारी रिकॉर्ड की जानी चाहिए। तो उस समय के जो उत्तम टेप रिकॉर्डर उनके पास उपलब्ध थे उनसे उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर ओशो के विदेशी शिष्य भी बढ़ गए, सन्यासी बढ़ गए, तो फिर उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी कि उनके जितने भी वो जब भी बोलते हैं, बोलने का सेशन लेते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए पूरी। ओशो के हिंदी प्रवचनों में ओशो 1.5 से 1.25 घंटा बोलते थे। चाहे एक छोटी सी बात उनके सामने रखी जाए उसमें वो लगभग 1.5-1.25 घंटा फिक्स बोल देते थे। और पूरा टाइम, पूरे 1.5-1.25 घंटे में कभी उनके वीडियो देखे कभी यूं भी नहीं हुई, कुछ होता ही नहीं, वैसे जैसे बरस रहे हैं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, बीच में यूं ही चलता रहता है, बोलते रहते। और इंग्लिश के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इंग्लिश के प्रवचन उनके चलते थे 1.25 घंटे से 2.25 घंटे तक। कई प्रवचन उनके 2 घंटे से ज़्यादा के हैं। और ये लगभग इंग्लिश के प्रवचन 5500 घंटा उनके रिकॉर्डेड प्रवचन है, रिकॉर्ड किए हुए हैं, बोले हुए। तो लंबे कई वर्षों तक वो दोनों टाइम लगभग दिन में 4-5 घंटा बोलते, 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा रोज बोलते थे। और इस प्रकार वर्षों में वो उनका इतने ऑडियो वीडियो बन गए दिए तो उनका है। तो मैंने क्या है कि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई है गांव की ढाणी में, वहाँ ढाणी में
ये कोई रद्दी में पड़ी एक किताब मिली, इतनी छोटी सी किताब थी। ये किताब गीजू भाई की है। ये भी मैं सजेस्ट करूँगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। माँ बाप बनना कठिन है, माँ बाप को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। गीजू भाई भारत के शिक्षाविद है, जाने माने, और छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो ये सब छोटी सी किताब थी, उसके गत्ते वगैरह फाटे हुए थे और उसमें एक आध जगह नाम पता चल गया कि ये रजनीश नाम का कोई आदमी है। उस किताब में 2 प्रवचन थे, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान नाम करके। वो छोटी सी किताब पढ़ी। उससे पहले मेरा अपना क्या सिस्टम था, मैं 8वीं तक तो मैंने भी उपवास वगैरह छोटे मोटे किए थे। उसके बाद जब कबीर और इन लोगों को पढ़ा और मुझे लगा कि ये तो अंधविश्वास है, पाखंड है, और ये तो सारा ही मामला गड़बड़ है और ये फर्जीवाड़ा है पूरा। ये उपवास करो या देवी देवताओं के चक्कर का टोट दादू टोना टोटका, ये तांती बांधते थे डोरी, ये सारे ये तो गलत बातें हैं। और मैंने कहा कि कोई देवता, फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में मैंने एमए किया। तो उस समय मैंने जब हिस्ट्री में एमए किया तो मुझे पता चला कि भारत में जो आध्यात्म का विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिर्फ शिव की उपासना थी, शिव से संबंधित कुछ उल्लेख मिले हैं। फिर आर्य सभ्यता आई जो वैष्णव सभ्यता कही जाती है। तो आर्य लोगों ने आई तो सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने ढक दिया, तहस नहस कर दिया एक तरह से। और आर्य धर्म कर्म कांड और उन पे विश्वास करते थे। उनके संबंध में इतिहास में केवल यही था, आर्यों का आगमन पूर्व वैदिक काल, उसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल, वेदों से पहले का जमाना। फिर उत्तर वैदिक काल, वेदों के बाद का जमाना। फिर होता पौराणिक काल। पौराणिक काल में राम कृष्ण इन लोगों का उल्लेख आता है। 2 पुराणों की बात होती है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। उनके लेखक वाल्मीकि और वेदव्यास को बताया जाता है। और ये 2 पुराणों के संबंध में वो पौराणिक काल कहलाता है। उसके बाद मौर्य काल और ये सारा आ जाता, बुद्ध महावीर भी आते हैं पौराणिक के बाद में। और ऐसा एक समय विभाजन था। तो मैंने कहा ये तो आदमी नहीं हुए थे, रामकृष्ण ऐसे कोई आदमी हुए नहीं इस ज़मीन पर, ये तो वो क्यों, मैंने कुछ उपन्यास भी बहुत पढ़े थे। तो मैंने कहा ये तो लेखक थे वाल्मीकि और वेदव्यास, उन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी और उनके पात्र हैं, उनके जो पद्य रचनाएं हैं इतनी बड़ी, उनके पात्र हैं ये लोग। वास्तव में ऐसे कोई आदमी हुए वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास में इस बात को माना नहीं गया था, क्यों कोई तथ्य नहीं मिले इनके संबंध में तथ्यात्मक जानकारी। बातें तो टेलीविज़न की, हवाई जहाज़ों की थी उनमें, परंतु तथ्यात्मक रूप से इसको कभी इतिहासकारों ने माना नहीं कि टेलीविज़न भी था, पुष्पक विमान भी थे। इस प्रकार वो इतिहास में मानी नहीं गई थी। मैं भी ऐसे ही मानता था कि न तो कोई देवता होता है, न कोई भगवान होता है, न कोई और होता है, और आदमी जो है एक मशीन की तरह है। और जिस प्रकार मशीन डैमेज हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो अस्थिपंजर बिखर जाते हैं, इसी प्रकार आदमी के अस्थिपंजर भी एक दिन बिखर जाते हैं। यूँ करके चल रहा था। वो किताब पढ़ी ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, और एकदम से मुझे लगा कि कुछ मामला और भी है, बहुत कुछ है। अपना तो ऐसे ही मैंने तो मेरा ढांचा बना रखा था, अपना फिक्स था, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं, बस फ्री। पर उनको पढ़ा तो मुझे लगा यार मामला तो कुछ और है, ऐसा तो नहीं हो सकता बुद्ध और महावीर और ये सारे लोग हुए, ये सारा मामला गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, राम और कृष्ण हुए या नहीं हुए ये तो तथ्यात्मक रूप से नहीं है, परंतु बुद्ध और महावीर से संबंधित तो अवशेष मिल रहे हैं सारे के सारे, और ये लोग हुए और ऐसे और भी लोग हो गए, कबीर हो गए। तो इनकी बातों का हिसाब तो दूर सा। कबीर भी एक धार्मिक व्यक्ति है, कोई दिखने में नास्तिक दिखते हो भले ही। नास्तिक का मतलब है कि उन्होंने प्रचलित पाखंड और अंधविश्वास पर प्रहार किया। तो मुझे वो किताब मिली, फिर किताबों का सिलसिला चला। मेरे पास जब भी 2 रुपये होते किताबें बहुत महंगी होती थी ओशो की, और ओशो जो है सस्ती किताबें देने में विश्वास नहीं करते थे। एक बार तो किसी ने बहुत ज़्यादा छपवा दी, ओशो से कहा कि मैं इसको बांटूंगा, तो ओशो ने कहा आग लगा दो इन किताबों की, बांटनी नहीं है किताब किसी को। किताब अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, पूरे पैसे लिए जाने चाहिए, कम पैसों में नहीं दी जानी चाहिए किसी को। कीमत होती है चीज़ की, बिना कीमत के किसी को नहीं मिले। ओशो अपने प्रवचन सुनने के पैसे लेते थे, फीस होती थी। और ओशो कहते थे मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, यहाँ आते हैं पैसे दे करके सुनते हैं मुझे, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ, मैं तो मेरे कमरे से बाहर भी नहीं निकलता कभी।
वो तो वर्षों अपने एक कमरे में रहते थे, प्रवचन देने 2 टाइम निकलते थे, बाकी कमरे के अंदर रहते थे पूरे दिन। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। तो तब मैंने ये सोचा कि ये तो मामला तो कुछ और है, तो किताबें पढ़ता था। ओशो ध्यान शिविरों का सुना, हालांकि ओशो तो मुझे जब किताब छोटी मिली उससे पहले ही ओशो विदा हो गए थे यहाँ से। तो ध्यान शिविरों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, मेरी पूरी तनख्वाह के बराबर लगभग एक ध्यान शिविर के पैसे लगते थे। मेरी औकात के बाहर था उस समय वो। फिर भी किताबें तो मैं कैसे ही करते, पैसे लगते तो लगते लाता, महंगी भी थी। यूँ करके किताबें पढ़ते पढ़ते मैं होशियार हो गया, बातें जानने लग गया, भाषण देने लग गया, बातें ऐसी प्रभावी बातें करने लगा, लोगों पर असर पड़ता। लोग कहते तो बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत विद्वान आदमी, लोग प्रभावित होते और मुझे भी प्रभावित करने में रस आने लगा। दूसरों को प्रभावित करना भी हिंसा है और किसी से प्रभावित हो जाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी प्रभावित होने का मतलब गुलामी होती है उसकी। तो किसी से प्रभावित होना ये सौभाग्य की बात नहीं है, और प्रभावित करना तो बहुत बुरी बात है किसी को। तो इस प्रकार मैं बातें करता रहा, भाषणबाजियाँ करता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। किताबें पढ़ता था और बातें दिन में किताबों में मिल जाती थी, और वो रट रट के चोरी का माल चलाता था बाज़ार में। ये चलता रहा सिलसिला। 2008 में 7 में यहाँ पर नागौर के जेल में कोई डिप्टी थे पुलिस के, वो आए हुए थे। तो उन्होंने अखबार में दिया कि ओशो ध्यान शिविर है जेल में। तो हम लोग वहाँ गए, जाके बात की, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आना ज़रूर। और तो हम गए, तो जेल के अंदर वो ध्यान शिविर था, नागौर की जेल के अंदर। उसके बाद ध्यान शिविरों में जाना हुआ। शिविरों में जब गए तो धीरे धीरे सरल होते गए, मेडिटेशन किए। इन बातों से तो होशियार हो रहे थे, चालबाज हो सकते हैं, होशियार था कुछ। वैसे चालबाज तो मैं हो नहीं सकता था, थोड़ा भोले मन का शुरू से था, काफ़ी अलग तरह का था। अगर आप देखो तो आश्चर्यजनक स्थिति थी, मैं कितना भोला था और कितना सीधा और सरल था। एक बार मैं नागौर के किसान छात्रावास में रहता था, तो किसी लड़के ने आकर कहा कि फलां जगह वो 2 गुट लड़ लिए, ये हुआ, ऐसा हुआ। तो मैंने वो बात जैसी सुनी वैसी किसी दूसरे को कही। उन्होंने कहा झूठी है बात। वो जब उसने झूठी बात का कहा तो मेरे वो समझ में नहीं आई, क्यों मुझे लगता ही नहीं। तो बात हुई तब बात कर सकते हैं, अगर बात हुई नहीं, कोई घटनाक्रम नहीं हुई, तो कोई कैसे बात कह सकता है आगे जाकर के। घटनाक्रम हुआ ही नहीं, घटनाक्रम बता दे आगे जाकर के। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी बात हुई भी ना कोई कैसे कह सकता है, ये मैं समझता ही नहीं था कि लोग बात होती भी नहीं है फिर भी बात बना देते हैं। इतना मतलब उस समय मेरा ये स्थिति थी। मैं क्या कि घर पे मैं बैलों से खेती जोतते थे हम। तो पहले तो मैं खड़नी खेत जुताई के काम में जाता था ज़्यादा, बैल लेकर के। फिर एक बार बीज बीजने का काम पड़ा पहली बार मुझे, तो मेरी माँ ने मेरे कमर पे वो बीज बांध दिया, जो मुझे मुट्ठी भर के उसमें बीजना था और हल चलाना था, आगे बैल चल रहे थे मेरे। तो माँ ने मुझे एक बात कही कि देख बेटा, ऐसा कहता हूँ कि हे बाप जी महाराज, हे भगवान, या वो जो भी देवता, उन्होंने कहा कि ऐसा कहे कि चीड़ी के लिए, कमेड़ी के लिए, गाय के लिए, बिच्छे के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए हमें अनाज देना, हमें खाद्यान्न देना, पूरा अनाज देना उन सब के लिए, बहन के, बेटी के, गाय के, बिच्छी के, चीड़ी के, कमड़ी, मतलब पक्षियों के, पशुओं के भाग्य का, गाय के, बहन के, बेटी के भाग्य का हमें अनाज पैदा होना चाहिए, हमारे पैदावार अच्छी होनी चाहिए। बीज शुरू करने के वक्त ये बात तुझे कहनी है। तो मैंने कहा माँ, मैं तो नहीं कह सकूँगा ये, क्योंकि ये जो अनाज होगा उसमें चीड़ियाँ जब आएगी तो चीड़ियाँ तो हम उड़ाते थे, चीड़ियों के पीछे भागते थे, ऐसे पीपे थे उनमें कंकर डाल करके हम बजाते थे, दौड़ते थे उनके पीछे, पत्थर फेंकते थे और उनको तो हम उड़ाते हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से, कब जहाँ कहीं भी अगर चिड़ियाँ कहीं खा जाती तो हमारे, तो आप लोग भी पिटाई करते हो, वहाँ चिड़ियाँ कैसे खा गई। चिड़िया खाती तो पता चलता था, गेहूँ के
जहाँ दाने निकले होते भुट्टों में से पता चलता था यहाँ चिड़ियाँ खा गई, यार हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए खाई। तो चिड़ियों की तो हम सुबह जल्दी पूरे खेत के चारों ओर भागते दौड़ते थे। तो इस प्रकार चिड़ी की थी, इस प्रकार रुकवाली करते थे। दूसरा, ये गायों के पीछे भी दौड़ते थे हम लोग लाठियाँ लेकर के। तो कहने में उनका नाम लें और अनाज तो हम इकट्ठा करते हैं, उनको तो हम खाने ही नहीं देते आसानी से। हाँ, कोई बिखर जाता हो, हमारे से लिया नहीं जाता हो, कोई पंख जो भी चारा वगैरह छूट जाता हो पीछे, वो अलग बात है। बाकी हम वहाँ उनका नाम लेकर के और सारा लेना हम चाहते हैं और हमारा हम नाम नहीं लेते, ये बात मेरे से तो नहीं होगा। तो उसने माँ नहीं कहा, फिर मैं नहीं कह सकूँगा। उसी खेत की दूसरी बात है, मेरी माँ भी बहुत सीधी थी, परंतु फिर भी वो जब लोगों से सुनी थी, देखी थी, तो कुछ अगर सीधी नहीं होती तो मुझे चालबाजी सिखा देती कई तरह की। तो फिर बाद में उसी खेत से हम एक बार हमने गाड़ा भरा, चारा भर के बड़ा ऊंचा भर दिया उसको। छकड़ा होता था, छकड़े पर चारा चुना हुआ था ऊपर तक, काफ़ी बड़ा हो गया। तो फिर उसके ऊपर नहीं चढ़ा जाता था, दोनों बैलों के बीच में एक जगह होती थी, वहाँ उसने मुझे धक्का दे करके चढ़ा दिया, बीच में बिठा दिया। दोनों तरफ बैल थे, उनके बीच में मैं बैठा था, उनको चलाना था। तो उसने कहा यूँ कह के, हे गजानन जी बाप जी, गाड़ा पार कर देना मेरा, ये गाड़ी जो है भरी हुई गाड़ी है, ये कहीं डगमगा नहीं जाए, बिखर नहीं जाए रास्ते में। पूरा माल जो भरा है हमने बड़ी मुश्किल से, तो हम चुन पाए, जानते नहीं इतना, और ये बिखर गया तो सारा फिर वापस करना, घर कैसे घर पहुंचा दे। तो गजानन जी को तू कहे ऐसा कि ये गजानन जी बाप जी गाड़ा घर पहुंचा दे। मैंने कहा हमने खाली छकड़ा लाया था, तो हमने गजानन जी को कहा नहीं, क्यों उस समय हमें डर नहीं था। अब ये डिगने का इसका डर है कि डगमगाएगा ये, तो इसलिए गजानंद को फंसाऊँ मैं इसके नीचे कि तू ध्यान रखना गाड़ा नहीं कि इधर उधर हो, ये मेरे से तो नहीं होगा। मतलब ये इस प्रकार का मेरा व्यवहार था। ओशो ने मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव किया, इस पर ही अपनी इतना ही करते हैं चर्चा। मेहसाणा जाने का कभी प्रोग्राम हो तो बताना स्वामी जी। अब वैसे ऐसा है कि साथ में किसी के जाना ही नहीं चाहिए। ओशो के ध्यान शिविर में जाओ तो कम से कम जान पहचान का कोई आदमी साथ में नहीं हो, और वहाँ क्या है कि बिल्कुल बातचीत तो होनी भी नहीं चाहिए। एक दूसरे से किसी प्रकार का चर्चा, परिचय पूछना, ये भी एक तरह से अभद्रता मानी जाती है ओशो के कैंप में। आ गया अपनी मस्ती में रहे बस, किसी से कोई परवाह न तो अखबार होता है न कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का। आजकल तो कह रहे फ़ोन वगैरह थोड़ा बहुत हो गया, पहले तो पता ही नहीं चलता था बाहर क्या हो रहा है। तो वहाँ ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई आप एक दूसरे से किसी प्रकार का परिचय, फ़ोन नंबर लेना, व्हाट्सएप नंबर लेना, ये यहाँ पर सांसारिक हिसाब नहीं बढ़ाओगे। लोगों से परिचय बढ़ा करके, मेल जोल बढ़ा करके, और किसी मोह में नहीं फंसे। तो अशोक कुमार जी, मेरा तो यही मानना है कि आप जब भी जाओ इतना ध्यान रखना, कम से कम अपनी जान पहचान का आदमी साथ में नहीं हो कोई, उतना ही अच्छा रहता है शिविर में जाने के लिए। हे गजानंद गाड़ा पार कर देना। बोले मन के होते हुए भी चोरी का माल बेचते थे। क्या चोरी का माल? हाँ, ये किताबों बातें जो पड़ी हुई थी वो, हाँ होशियार हो गया बाद में, तो पहले ज़्यादा बोला था, फिर तो थोड़ा होशियार हुआ। मैं कहता हूँ ना, थोड़ा हो गया था, बाद में वापस मेडिटेशन करने से वापस ठीक हुआ हूँ थोड़ा। सर रजनीश वाली जानकारी आगे बताओ। जयपुर से आगे थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। नेहरू से जो उनका मिलन होता है वो अपन कल रखते हैं, कल के लिए छोड़ते हैं उसको। गिजूभाई भावना, हाँ गिजूभाई पैसे से वकील थे, और उन्होंने वो वकालत छोड़ करके छोटे बच्चों को जो मारपीट होती देखी किसी स्कूल में, तो गिजूभाई वहाँ रुक गए और बोले कि मैं ये जो इन बच्चों के साथ है, इनकी वकालत कौन करेगा, बच्चों की बेचारों की। बच्चों के साथ अध्यापक तो पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं और इस प्रकार मारपीट करते हैं इन पे, ये क्या सिखा रहे हैं इनको। तो गिजूभाई वहाँ रुक गए, और स्कूल में तो गिजूभाई गए, तो स्कूल में तो अध्यापक क्या समझते किसी को, चाहे वकीलों से अध्यापक उस समय भारी पड़ता थे बहुत। जैसे ओशो कहते हैं ना कि जिस काणे मास्टर की शिकायत लेकर के एसपी के पास गए, तो एसपी बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब एसपी तक डरता था अध्यापक से। ये हालत थी उस जमाने की। तो अध्यापकों ने कहा, तो गिजूभाई को ही पता था, क्योंकि तो पूरे शहर को ठोकते थे, सबको मारपीट करते, लोग तो चरणों में पड़ते थे इनके,
ये तो मारपीट का ही धंधा था, जल्लादों की तरह होते थे अध्यापक उस जमाने में। आज भी कुछ लोग उस परंपरा को चलाते हैं, मेरे जैसे लोग इसका काफ़ी विरोध भी कैंपों में करते हैं। तो भंवरलाल जी, ओशो को 14 में सुना, बस फिर मेरे अंदर क्रांति घटित होने लगी। बहुत अच्छी बात है डी पवार जी। तो गीजू भाई ने फिर पुलिस के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पास गए, पुलिस नहीं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो होता था, एजुकेशन चलाता था जिले की, उसको जा कर के गीजू भाई ने कहा कि मैं 4th क्लास के बच्चों को मैं आपकी एक स्कूल के क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा 1 क्लास सौंपी जाएगी, तो बोलो कौन सी सौंपूँ, कि 4th क्लास सौंप दो मुझे। तो वहाँ से वो लिखा पढ़ी करवा के हेड मास्टर को ला करके पन्ना दे दिया कि 4th क्लास को मैं पढ़ाऊँगा। क्यों भाई, कोई बात नहीं, अब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने दिया है तो हेड मास्टर को मानना पड़ा। तो बोलो पढ़ाओगे पर थोड़ा ध्यान से पढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई कर, बच्चों का समय खराब नहीं होना चाहिए। हेड मास्टर उसने जचा ही उस पर वकील साहब पर। तो बोले कि हाँ करूँगा, मैं करूँगा। तो उन्होंने सुना उनकी, फिर वो पढ़ाने क्या लगे। उन्होंने पहले दिन तो बच्चों की टोपियाँ गंदी थी, तो बाज़ार से साबुन मंगा करके सबकी टोपियाँ धोई, बच्चों को नहलाया, उनको नहलाया, बच्चों को उनकी टोपियाँ धोई, कपड़े साफ किए, और यूँ करके तो दूसरे दिन बच्चों से कहा कि भाई देखो ये सब साफ होने से कितने अच्छे हो गए यार। बच्चे भी राजी थे, उनके साथ बच्चों के सर बच्चे की तरह वो रहते थे। तो यूँ करते, वो तो हेडमास्टर बीच में आ गया कि ये क्या कर रहे हो आप, हमारी पूरी स्कूल बिगड़ जाएगी, आप बच्चों के ऐसे कपड़े धोओगे, टोपियाँ धोओगे तो मेरे पूरी स्कूल का खराबा कर दोगे। तो गीजू भाई को लगा कि हेडमास्टर मुझे पढ़ाने नहीं देगा, और आप ऐसे कपड़े धोओगे तो फिर पढ़ाओगे कब। इस प्रकार हेडमास्टर उन पर पिल पड़ा। तो गीजू भाई ने कहा कि चलो कि बोलो कल से पढ़ाना शुरू कर। तो कल से क्या पढ़ाना, उसको गीजू भाई को तो वही आनंद की बातें करेंगे, वो करेंगे, हंसो और खेलो, और खेल कराने लगे। तो हेडमास्टर और आ गया, तो पढ़ाओगे कब, आप समय खराब कर दोगे हमारे बच्चों का, कल को हमारे दिक्कत होगी। तो फिर वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पास गए कि मैं भी बीएड हूँ, एजुकेशन की डिग्री मेरे पास भी है, मैं वकालत का धंधा करता हूँ, इनसे योग्य कम नहीं हूँ आपके अध्यापकों से, और आप मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र करें, उन हेडमास्टरों से निकालें मुझे, ताकि मेरी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोले कि आप पढ़ाई में तो कोई फ़र्क नहीं आना, तो आप पूरा समय होगा तब रिजल्ट बताऊंगा मैं, उससे पहले कुछ लेना देना, मेरा तरीका अलग रहेगा पूरा। इस प्रकार गीजू भाई ने पढ़ाना शुरू किया। और कहते हैं कि फिर भी गीजू भाई क्या कई तरह के खेल करवाते, तो बाकी वाले लड़के भी पूरी स्कूल में ये हो गया कि वहाँ तो खेल कराते हैं, या तो मुर्गे बना के ठोकते हैं, पिटाई हो रही है बहुत ज़्यादा, और वहाँ बच्चे सीखने भी लगे खेल। तो सारे बच्चे कि वो खेल खेलो, घूमने वाला खेल खेलो, और ये खेल खेलो, तरह तरह के खेलों के नाम पड़ गए। छुट्टी का खेल, और बच्चों को कहते सबसे अच्छा क्या लगता है कि छुट्टी। तो गीजू भाई ने कहा जाओ छुट्टी से बच्चे राजी थे, तो उन्होंने छुट्टी कर दी। तो हेडमास्टर आए कि आपने बीच में छुट्टी कैसे कर दी, कि देखो अब मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कितनी बार कह दिया कि नहीं बीच में छुट्टी करते तो हमारी पूरी स्कूल की डिस्टर्ब होती है। कि नहीं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने लेटर दिया है, उसमें क्लियर लिखा है कि आप लोग मेरे इंटरफियर नहीं करोगे। तो जब छुट्टी करते, छुट्टी करने के बाद वापस बुलाने का भी उनके ऊपर, क्यों, वो तो हंसी मजाक के खेल के साथ वो सारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब छोटे बच्चों के साथ क्या व्यवहार, माँ बाप को क्या करना चाहिए, अध्यापकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छा उनका लॉजिक था, और कहानियाँ सुनाते थे। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर गीजू भाई को पढ़ें, तो आपके बच्चों के साथ बहुत आप अच्छा व्यवहार कर लोगे, और आपके बच्चे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे इस देश के। हाँ, रामू जी डुकिया कहते हैं नास्तिक आदमी और पशु में कोई फर्क नहीं होता है। हाँ, तभी तो हम पशु कहलाते हैं, हम नास्तिक ही हैं। झूठे आस्तिक अपने आप को आस्तिक समझ लेते हैं। आस्तिक तो कोई कबीर होता है, कभी कोई दरिया होता है, कोई दादू होता है, कोई मोहम्मद होता है, जीसस होता है, कोई बुद्ध होता है, कोई महावीर। आस्तिक तो गिनती के लोग होते हैं। रामू जी डुकिया ये भ्रम पाड़ लेते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं और अंधविश्वास करते हैं, उसको आस्तिक समझ लेते हैं। वो आस्तिक नहीं है, वो झूठे आस्तिक है। झूठे आस्तिक होने से अच्छा नास्तिक होना भी अच्छा। दरिया ने कहा है, बाहर से उजला तन भीतर मेलो अंग, ता सेती कौआ भला तन मन एको रंग। कि इन बुगलों से तो कौवे ठीक है। दरिया हुए थे संत हमारे रेण के नागौर में, उन्होंने कहा जो बुगला भक्ति है, ये झूठी भक्ति है, उससे तो कौवे ठीक है, रूलेट से रूलेट आदमी भी ठीक है।
बाहर भीतर एक है। तो इसलिए रामू राम जी आप ठीक कहते हो, परंतु झूठे आस्तिक आदमी से नास्तिक अच्छा है। झूठे आस्तिक होना बहुत बड़ा अपराध है। सर रजनीश वाली जानकारी आगे, हाँ आगे बताएंगे मैंने उस ठीक है शायद आगे बाद में पता नहीं 10 बज गए। ठीक है 10 बज गए तो ठीक है, घंटे भर से ज़्यादा हो गया प्रोग्राम। राम राम साहब। स्वामी जी ये प्रवचन किस नेम से है यूट्यूब पे? नहीं यूट्यूब पे तो बहुत कम प्रवचन मिलते हैं। यूट्यूब क्या है कि अशोक कुमार जी यूट्यूब पर तो आपको अगर प्रवचन लेने हैं तो मेरे से लिंक ले लेना। सारे प्रवचनों के लिंक मिल जाएंगे, किताबों के, और उनमें से कॉपी पेस्ट करके एंड्रॉयड फ़ोन को सपोर्ट करने वाले टेक्स्ट के और पीडीएफ किताबों के, ऑडियो वीडियो, सारे ओशो के प्रवचनों के लिंक मेरे पास है, आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। यूट्यूब पर तो क्या, मैं भी प्रवचन यूट्यूब, मेरा चैनल चलता था यूट्यूब का, पहले मैं कहीं और चढ़ाता था। यूट्यूब की वजह से कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा हो गया। कॉपीराइट एक्ट की वजह से मेरा चैनल ही उन्होंने, मुकदमा तो मेरे ऊपर नहीं हुआ कुछ भी, पर मेरा चैनल जो है उन्होंने ब्लॉक करवा दिया पूरा यूट्यूब पर। यूट्यूब ने पहले तो मेरे ये यूट्यूब पर तो वीडियो डालते हैं और वापस हटवा देते, वो कॉपीराइट के तहत शिकायत हो जाती वहाँ से, क्योंकि ओशो का कॉपीराइट पूना के पास है, पूना आश्रम के पास। और हमें जो आजकल जो वीडियो और ऑडियो और ये मिल रहे हैं ना, ये इंडिया में ओशो के दूसरे सन्यासी पूना वालों से कैसे जीत गए थे, इसलिए इंडिया में ये अपन फेसबुक पर भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। वो ओशो कम्यून वाले फेसबुक वाले करीब करीब प्रवचन चल रहे हैं, कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। मैं भी चला रहा हूँ कई वर्षों से, परंतु यूट्यूब इंटरनेशनल ज़्यादा माना जाता है, इसलिए यूट्यूब पर वो काट देते हैं, क्योंकि दुनिया में ओशो के प्रवचनों की करोड़ों की रोज़ाना की आमदनी है ओशो कम्यून को। आज भी ओशो की किताबें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चलती है, और दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में उनकी किताबें लिखी हुई है। हाँ नहीं जी, उल्टी बातों में ऐसी बातें बोलती बात। मारवाड़ी की बात ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है न, आप मैसेंजर पर भेज देना, मैसेंजर पे भेज दूँ मैं आपको। व्हाट्सअप नंबर तो ठीक है, आपके सेव कर लूँगा। आदमी भी एक सामाजिक पशु ही है रामू राम जी, देव बाकल कहते हैं। जितना धार्मिक उतना ही मन के अंदर नफरत। हाँ यही तो बात है ना, वो अंधविश्वासी और बुगला वाली बात हो जाती है। बाहर से और है, दिखने में अलग है, हो जाता है ज़्यादा। बाकी धार्मिक आदमी नफरत नहीं कर सकता कभी। एक बात कहता हूँ मैं छोटी सी, क्या है कि कुरान शरीफ में एक बात आती है कहीं कि शैतान से घृणा करो। तो एक मुसलमान फ़कीर थी राबिया, तो कहते हैं कि राबिया के पास उसका एक शिष्य हसन आया हुआ था। राबिया का शिष्य था हसन। तो हसन ने राबिया के पास जो कुरान शरीफ पढ़ी थी उसको पन्ने उलटता था, पढ़ता था, और उसे एक जगह एक लाइन काटी हुई मिली। लाइन के ऊपर लाइन का लिखी हुई पंक्ति के ऊपर काटी गई, और हसन दौड़ा दौड़ा आया राबिया के पास कि राबिया बसरी ये बहुत गलत काम हो गया, कुफर काम हो गया, और धर्म ग्रंथ में संशोधन कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, और ये हस्तक्षेप हो गया, और किसी की एक करतूत है आपकी इस किताब को नापाक कर दिया, इसको काट दिया यहाँ से लाइन को। तो राबिया ने कहा ये तो मैंने काटा है खुद ने, क्या आपने कैसे काट दिया? धर्म ग्रंथ में कोई संशोधन होता है क्या? मतलब क्योंकि मुसलमानों में मान्यता है कि धर्म ग्रंथ में जो है वैसा ही रहने दो, संशोधन होना ही नहीं है कुछ। तो ये इसी मान्यता के तहत वो हुआ। तो राबिया ने कहा कि ये मैंने इसलिए काटा कि मैं घृणा अब किसी से कर ही नहीं सकती। उसमें लिखा है शैतान से घृणा करो, जबकि मैं घृणा करने की योग्यता में ही नहीं रही। अब मैं किसको शैतान मानूं? मेरे लिए कोई शैतान है ही नहीं।
जैसे मेरे ऊपर जैसे जीसस के साथ सूली देते हैं तो भी जीसस उनको शैतान नहीं मानते। तो राबिया कहती है कि मैं उसी स्थिति में हूँ कि घृणा मैं कर ही नहीं सकती, सिर्फ प्रेम ही कर सकती हूँ, और प्रेम कर सकती हूँ तो फिर मैं घृणा करूँ कैसे। इसलिए ये लाइन काम की नहीं है इस किताब में, और उसने काट दी। तो नफरत की जो बात इन्होंने कही कि धार्मिक व्यक्ति है उतना ही नहीं, धार्मिक आदमी ही होता है जो नफरत नहीं करता है, जो धार्मिक नहीं होता है वो ही नफरत करता है। तो जो सांप्रदायिक, जो जातिवादी, जो ऐसे लोग हैं ना, ये धार्मिक नहीं है, ये तो कि एक अलग अलग बाड़ों में बंधे हुए लोग हैं, इनको धर्मों से कोई लेना देना नहीं। ये तो वो कहते हैं ना, ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है मनुष्य, और उसके लिए भगवान की बनाई हुई मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों के लिए भगवान की बनाई हुई मूर्तियों का खून बहा देते हैं ये लोग। ये धार्मिक कैसे होगी? भगवान ने जिन लोगों को बनाया उनकी गर्दनें काटने निकल जाते हैं, तो फिर ये धार्मिक नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलो सही बात है आपकी। काला साहब ने एक सजेशन दिया है। नहीं, विघन तो ज़्यादा विघन वाली तो जो भी अलग चैप्टर आए हैं उनको तो काट दिया है, जो ज़रूरी थी ना इससे संबंधित बात ले रहा हूँ। कुछ लोगों ने कई तरह की बातें कही, उनकी अपन बात नहीं करते। हाँ, ये बात थोड़ी अलग थी, सही बात है काला जी की। ठीक है, तो थैंक यू एक बार और, आप सबसे प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ।